Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. You learn English with easy lessons. On Sunday, I explain your requested words. So let's begin. फर्स्ट रिक्वेस्टेड वर्ड इज एज सेइंग। अच्छा, ये वर्ड नहीं, ये फ्रेज है। ये मेरे से किसी ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि मैम मैं न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इसको पढ़ता हूँ एज सेइंग। तो मतलब क्या होता है इसका? देखिए, इसका मतलब होता है एज समवन इज सेइंग और एज समवन सेड। देखिए, कभी न्यूज़पेपर की राइटिंग का ये स्टाइल है, ये स्पोकन इंग्लिश में तो नहीं इस्तेमाल होता है, बट जो न्यूज़पेपर की है, आपको मालूम है कि एक डिफरेंट राइटिंग स्टाइल होता है, बड़ा फॉर्मल किस्म का होता है। वहां पर अक्सर किसी की बात, कही हुई बात को कोट करना हो तो वहां पर अक्सर ऐसे इस स्टाइल में लिख दिया जाता है कि उस इंसान का नाम लेके या उसको पहले उसका जिक्र चल रहा है और आगे उसकी बात कोट करनी है, तो जस्ट इतना लिख के कि एज सेइंग, और फिर जो उन्होंने कहा होता है उसको बोल दिया जाता है कि जैसा कि उन्होंने कहा। ठीक है, इस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मीनिंग ये होता है कि जैसा कि उन्होंने कहा। ठीक है, जिसके भी बारे में बात है, जैसे मैं सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ। जैसे ये पहला सेंटेंस है, द कंपनी इज फोकसिंग ऑन इनोवेशन एज सेइंग देयर सीईओ ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पहले उनकी कही हुई बात को उन्होंने कोट किया कि कंपनी जो है वो इनोवेशन पे फोकस कर रही है। आगे उन्होंने लिखा एज सेइंग, जैसा कि देयर सीईओ ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जैसा कि उनका जो सीईओ, इस कंपनी का जो सीईओ है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में कहा है। तो एज सेइंग से मुराद ये होता है कि जैसा कि इन्होंने बोला है। ठीक है, इसी तरह से जैसे दूसरा सेंटेंस है, एज सेइंग बाय एक्सपर्ट्स, जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं या एक्सपर्ट्स ने कहा है। ठीक है, द न्यू पॉलिसी कुड हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, के जो नई पॉलिसी है उसका इकोनॉमी के ऊपर बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। ठीक है, जो भी किसी ने कहा, किसी कंपनी के किसी सीईओ ने बोला है, किसी लीडर ने बोला है, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी की भी कही हुई बात को रेफर करने के लिए ना, अक्सर जो न्यूज़पेपर है वहां पर ये एज सेइंग लिख के कि जैसा कि उन्होंने बोला है, और फिर आगे उनकी कही हुई बात लिख दी जाती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी फेड अवे। फेड अवे जो है ये फ्रेजल वर्ब है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फेड अवे का मतलब होता है कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता फीकी पड़ जाए। ये जो हम फीका पड़ना जिसको कहते हैं ना, अब ये डिफरेंट तरह से इसको इस्तेमाल किया। जैसे कोई कलर फीका पड़ जाए, ठीक है, तो वो फेड अवे हो रहा है, फेड हो रहा है वो कलर। ठीक है, इसी तरह से किसी कोई आवाज है या आप कोई चीज सुन रहे हैं, कोई फिजिकल चीज है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है। ठीक है, आपसे वो हल्की होती जा रही है, तो वो फेड अवे हो रही है। इसी तरह से कोई कोई रिलेशनशिप है, उन उसके अंदर जो वार्मथ है वो अगर आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाए, किसी चीज की इंटेंसिटी भी अगर कम होती जाए, तो उसके लिए भी फेड अवे यूज होता है। तो आप इसको उर्दू में समझिए जब फीका पड़ना। अब फीका पड़ना हम कितनी डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से फेड अवे को भी आप डिफरेंट सिचुएशंस में, लिटरल मीनिंग में भी, मेटाफोरिकल मीनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सेंटेंसेस देख लीजिए। द साउंड ऑफ द म्यूजिक ग्रेजुअली फेडेड अवे एज वी वॉकड फार्दर फ्रॉम द कॉन्सर्ट हॉल। ठीक है ना, कॉन्सर्ट हॉल से आप बाहर निकले और उसके बाद अगर आप दूर चलते जाएं तो म्यूजिक की जो आवाज होगी वो क्या होगी, वो ग्रेजुअली फेड अवे होगी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो फीकी पड़ती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होती, फिर एक पॉइंट आएगा कि आपको सुनाई देना बंद हो जाएगी। ठीक है, इतना आप दूर चले जाएंगे। इसी तरह से हर एंगर बिगेन टू फेड अवे आफ्टर दे टॉक्ड एंड अपोलोजाइज्ड। उसका जो गुस्सा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया जब उन्होंने आपस में बात की और एक दूसरे से अपोलोजाइज किया। ठीक है, एक दूसरे से माफी मांगी। जो होता है ना, समटाइम्स कोई गुस्सा आता है इंसान गुस्से में, तो आप बात कर लें, अपोलोजाइज कर लें, तो दूसरे इंसान का गुस्सा क्या होता है, फेड अवे होता है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होता है, फीका पड़ जाता है, खत्म होने लगता है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी वेनरेट। वेनरेट कहते हैं, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू रिगार्ड और ट्रीट समवन और समथिंग विद ग्रेट रिस्पेक्ट, रेवरेंस और एडमिरेशन। देखिए, किसी इंसान को बहुत ज्यादा इज्जत देना, उसको कहते हैं कि वेनरेट करना। उस इंसान को बहुत उसकी ताजीम करना, ठीक है, वो वेनरेट करना कहलाएगा। अब वो अक्सर जो भी बड़े होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज हो सकता है। जैसे कोई रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे होता है, जब आप किसी को इज्जत देते हैं, ताजीम देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप उस इंसान को वेनरेट कर रहे हैं। जैसे हिंदू कल्चर्स में क्या होता है, बड़ों को अक्सर वो
पैरों को हाथ लगाते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये उनका तरीका है बड़ों को विनरेट करने का, उनको रिस्पेक्ट देने का, ठीक है, उनको रिगार्ड करने का, ठीक है। तो ये विनरेट करने का डिफरेंट तरीकों से किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस इसका होगा, द टीचर वॉज वेनरेटेड बाय हर स्टूडेंट्स फॉर हर काइंडनेस एंड कमिटमेंट टू देयर एजुकेशन, ठीक है, कि जो टीचर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत इज्जत अफजाई की, बहुत इज्जत दी, बहुत ताजीम की अपनी टीचर की, किस वजह से, फॉर हर काइंडनेस, कि वो इतनी काइंड थी, नरम थी, एंड कमिटमेंट टू देयर एजुकेशन, और वो कमिटेड थी उनकी एजुकेशन को लेकर, ठीक है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स ने अपनी टीचर को क्या किया, विनरेट किया, मतलब उसको इज्जत अफजाई की, उसकी ताजीम की। अब किस तरीके से की, वो डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि इन मैनी कल्चर्स इट इज़ कस्टमरी टू वेनरेट एल्डर्स एंड सीक देयर विजडम। बहुत सारे जो कल्चर्स होते हैं, स्पेशली हमारा जो इंडो पाक का कल्चर है, यहाँ पर हम ये एक कस्टम है, रवायत है कि हम बड़ों की बहुत ताजीम करते हैं, विनरेट करते हैं अपने एल्डर्स को, और उनकी विजडम को सीख करते हैं, मतलब उनकी विजडम से सीखते हैं हम लोग, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, वह है जी डिसमिनेट। डिसमिनेट हम यूज करते हैं जब ये कहना होता है कि किसी आइडिया को, किसी नॉलेज को, किसी इंफॉर्मेशन को फैलाना, और बहुत ज्यादा लोगों तक फैलाना, ठीक है, उसको कहते हैं डिसमिनेट करना। अब जैसे ये न्यूज़ चैनल्स हैं, ये क्या करते हैं, या जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करते हैं, ठीक है, उसको फैलाते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, दूर दूर तक, तो वो डिसमिनेट करते हैं। तो ये हमेशा समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी आइडिया के लिए इस्तेमाल होगा, किसी इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होगा, किसी थ्योरी के लिए, मतलब जो ये पढ़ने लिखने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस होगा, सोशल मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल यूज टू डिसमिनेट न्यूज़ टू मिलियंस ऑफ पीपल इंस्टेंटली। अब सोशल मीडिया जो है ना, ये एक बहुत बड़ा पावरफुल जो है ना वो टूल है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है न्यूज़ को डिसमिनेट करने के लिए, खबरों को फैलाने के लिए, ज़्यादातर लोग, मिलियंस ऑफ लोगों तक इंस्टेंटली, फौरन, ठीक है ना। सोशल मीडिया से आप देखें कि एक खबर जो है वो किस तरह से आग की तरह वो फैलती है, ठीक, तो ये एक अच्छा टूल है डिसमिनेट करने के लिए न्यूज़ को। इसी तरह से द गोल ऑफ द कैंपेन इज टू डिसमिनेट अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज टू द जनरल पब्लिक। अब कोई कैंपेन चलाई जा रही है, उसका क्या मतलब होता है, अवेयरनेस फैलाना, लोगों को आगाही देना, डिसमिनेट करना अवेयरनेस को, कि लोगों को आगाही हो इस चीज़ के बारे में। वो किसी भी चीज़ की कैंपेन चल रही हो, अब यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज कह दिया, किसी भी चीज़ की जो कैंपेन्स आप अक्सर देख रहे होते हैं सोशल अवेयरनेस के लिए, तो क्या होता है, वो कैंपेन्स क्या करती है, वो डिसमिनेट करती हैं, मतलब वो फैलाती हैं, लोगों तक पहुंचाती हैं उस चीज़ की अवेयरनेस को। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, वो है जी रेpertoire। रेpertoire जो है ये नाउन है, और इसका मतलब होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये इसका एक तो जो इसका जो लिटरल मीनिंग है ना, वो ये है कि जैसे कोई एक्टर होता है, या कोई म्यूजिशियन होता है, या कोई डांसर होता है, उसने जो अपने पीसेस जो है, सेट ऑफ पीसेस उसने तैयार किए होते हैं अपनी परफॉर्मेंस के, ठीक है, वो उसका रेpertoire कहलाता है। जैसे एक डांसर, आप देखें ना, अक्सर हम ये शोज वगैरह देखते हैं, तो एक डांसर आता है, तो वो उसने मुख्तलिफ जो गाने होते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के उसने अपने डांस की जो पूरा एक सेट तैयार किया होता है, वो उसका रेpertoire कहलाएगा। इसी तरह से अगर जिन लोगों को म्यूजिक सुनने का, लाइव शोज में जाने का बहुत शौक होता है, तो एक म्यूजिशियन जब आता है स्टेज पर, पूरा एक अपनी वो परफॉर्मेंस, एक पूरा सेट ऑफ उसका जो म्यूजिक का होता है पूरा सेट, वो जो परफॉर्म करता है सबके सामने, वो जो उसका एक कंप्लीट सेट है ना, जिसमें उसने मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक जो है, वो जो भी उसकी परफॉर्मेंस में उसने ऐड किए होते हैं, जो भी हैं, वो उसका रेpertoire कहलाता है। जैसे कॉमेडियंस होते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, उन्होंने एक पूरा सेट अपना तैयार किया था, वो उनका रेpertoire कहलाता है। ये हो गया इसका लिटिल मीनिंग, जिसके लिए ये वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इसको दूसरे मीनिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, वो है जब आप एक इंसान की सेट ऑफ एबिलिटीज जो है उसको डिफाइन, उसकी स्किल्स को बताना चाह रहे हो, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे एक कोई होता है कि उसके पास सिर्फ एक स्किल होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा स्किल्स होती है, एक पूरा सेट होता है, वो मतलब तीन चार काम है जो वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उनके पास तीन चार स्किल्स होती हैं, तो वो भी उनका रेpertoire कहलाएगा, ठीक है।
उनके जो सेट ऑफ एबिलिटीज और जो नॉलेज है, जो एक रेंज होती है ना, उसको आप जो है वो उनका रेpertoire कहलाए कहेंगे, ठीक है। आप जैसे कि सेंटेंस में आप देख लें, द म्यूजिशियन हैज एन एक्सटेंसिव रेpertoire इंक्लूडिंग क्लासिकल, जैज एंड मॉडर्न पीसेस। आप जिनको बहुत शौक है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि जो म्यूजिशियंस को जाके, एक है सिंगर्स, एक है म्यूजिशियंस को जो सिर्फ म्यूजिक प्ले करते हैं, उनको सुनते हैं, तो उसने एक पूरा रेpertoire, एक्सटेंसिव रेpertoire उसने तैयार किया हुआ था, जिसमें उसने जैज और क्लासिकल और पता नहीं कौन कौन सी जितनी भी म्यूजिक फॉर्म्स होती हैं, उनका पूरा उसने एक पूरा सेट तैयार किया हुआ था, ठीक। इसी तरह से इसका सेकंड सेंटेंस है, एज अ शेफ हर रेpertoire इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल डिशेस। अब जो कुछ शेफ होते हैं ना, वो किसी एक खास कुजीन में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कुछ शेफ क्या होंगे कि वो वैरायटी ऑफ कुजीन्स में एक्सपर्ट होते हैं। वो एशियन भी बना लेते हैं, वो वेस्टर्न भी बना लेते हैं, वो मेडिटेरेनियन भी बना लेते हैं, चाइनीज, जो भी डिफरेंट किस्म के जो उनके कुजीन्स होते हैं, तो ये उनका रेpertoire होता है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, वो है थॉ। थॉ जो है, इसको ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, नाउन के तौर पे, इसको भी समझ लीजिए। तौ का एक तो मतलब ये होता है कि कोई जमी हुई चीज को पिघलाना, ठीक। कोई चीज है जो पहले से फ्रोजन है, वो अगर उसको आप मतलब ऐसे टेम्परेचर में रखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉफ्ट होती जाए या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम पिघलना कहते हैं, तो उसको थॉ करना कहते हैं। इसको सेकेंडली किसी और जगह पर रिलेशनशिप्स में इस्तेमाल होता है, रिश्तों में। वो किस सेंस में कि पहले अगर दो लोगों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, दो कंपनीज के बीच में, दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में पहले एक बड़ी टेंशन थी, वो बड़े अनफ्रेंडली थे या बड़ा कोल्ड किस्म का, मतलब कोई मसले मसाइल है उनके दरमियान में और टेंशन है उनके दरमियान, वो अगर आहिस्ता आहिस्ता उनका रिलेशनशिप जो है वो भी अगर उसमें वो टेंशन या जो भी वो कोल्ड कोल्ड है उनका रिलेशनशिप, वो अगर पिघलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए भी सॉ वर्ड यूज होता है रिलेशनशिप्स में भी। जब आहिस्ता आहिस्ता जो, क्या कहेंगे उसको, टेंशन को उर्दू में क्या कहेंगे, कि उनके दरमियान में जो नाराजगी है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना, जिसको बर्फ पिघल, अब बर्फ पिघलना देखिए हम रिश्तों में भी इस्तेमाल करते हैं और जाहिर है उसको लिटरल मीनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आप सौ को समझ लीजिए कि इन दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इसके सेंटेंसेस ज्यादा बनाए हैं। देखिए जरा, लीव द चिकन टू सॉ बिफोर कुकिंग इट। अक्सर आप फ्रीजर से अगर चिकन निकालेंगे, तो उसको पकाने से पहले आपको थोड़ी देर को उसको रूम टेम्परेचर पे रखना होता है, ताकि वो क्या हो जाए, वो थॉ हो जाए, मतलब वो नरम हो जाए, क्योंकि वो जाहिर ही बात है कि वो फ्रीज होता है जब वो उसमें फ्रीजर में होता है, ठीक। तो उसको थॉ करना मतलब नरम करना, पिघलाना। जैसे कि द स्नो बिगेन टू थॉ एज द टेम्परेचर रोज अबव फ्रीजिंग। अब जब फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है, जो स्नो होती है वो बिगेन टू थॉ हो जाती है, मतलब वो पिघलना शुरू हो जाती है। आप इसको रिलेशनशिप में देख लें, there was a noticeable thaw in diplomatic relations between the two countries after the peace talks। जब peace talks हुई, तो जो दो कंट्रीज थी जिनके दरमियान में पहले रिश्ता बड़ा तल्ख था, टेंशन थी उनके दरमियान में, वो पीस टॉक्स के बाद क्या हुआ, उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो सॉ होना शुरू हो गया, मतलब वो पिघलना शुरू हो गया, उसमें थोड़ी नरमी आना शुरू होगी। आप लोगों के दरमियान में भी कह सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन देम स्टार्टेड टू सॉ आफ्टर मीटिंग। जब उनकी मुलाकात हुई, तो उनके दरमियान में जो रिश्ता था वो बिगेन टू सॉ, मतलब कि वो पिघलना शुरू हो गया, नरम होना शुरू हो गया। पहले जो टेंशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। इसी तरह से कोई और वर्ड्स हैं जो आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीक एक्सप्लेन करूँ, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने तमाम वर्ड्स जो हैं वो उनको लिख दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।